मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। मुझे पहचाना? मैं ईश्वर। याद आया कुछ चंद्रप्रभा? मैं ईश्वर मोतीलाल वीरानी, भगवान जी की पेड़ी का गुमास्ता, मांगरोल का ईश्वरिया। मांगरोल के ज्योतिष ने कहा था भाग खुलेंगे और मुंबई में। यह सुनकर मांगरोल से भाग खड़ा हुआ था वो मोतीलाल मास्टर का बेटा। और सही कहा था, जिस दिन तुमने देखा चंद्रप्रभा, नसीब खुल गए थे मेरे मुंबई में। आया था सिर्फ पैसे पाने के लिए, और तुमसे मिलकर दुनिया पा लेने की ख्वाहिश जागी। तुम्हें पा लेने का फैसला हुआ दिल में। उस दिन से मैं जी रहा था तो सिर्फ तुम्हारे लिए चंद्रप्रभा। पर भगवान जी भा ने देखा कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तो मेरे गाल पर और मेरी गैरत पर एक चाटा मार। एक ही, और इतना करारा कि उसकी सुनकर आज भी मेरे कान में गूंजती है। बहुत लंबा हिसाब बाकी है चंद्रप्रभा। कलकत्ता जाकर कांच के कारखाने में मैंने चमड़ी जलाई, पसीने की जगह खून टपका, उस हद तक मैंने मेहनत की, और सारी पगार मैंने बैंक में जमा कर दिया, हमारे जॉइंट अकाउंट में। उस पूंजी को मैंने आज तक संभाल कर रखा है। आधी रकम पर तुम्हारा हक है। और एक चुनरी लाया था मैं, वो मैं तुम्हें ओढ़ाकर अपनी पत्नी बनाने वाला था। चंद्रप्रभा, क्या ना? ये चुनरी कैसी है? कहाँ से लाया? चुरा कर लाया हूँ। चुरा कर? तू पागल है? चुराई हुई चीज मुझे दिखा रहा है? अरे बाबा, तुझे सिर्फ दिखाने के लिए चुरा कर लाया हूँ। अगर तुझे देखकर पसंद आ गई ना, तो मैं इसे चुपके से जाकर वापस रख दूंगा और फिर खरीद कर लेके आऊंगा। अब जल्दी से कह दे तुझे ये पसंद है, तो फिर मैं शादी में तुझे यही उठाऊंगा। कैसी लगी? तू ही बता। बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं चोरी करता है? आज के बाद चोरी करेगा? करेगा चोरी? ये चुनरी चंद्रप्रभा की है। तेरे मुंह पर पैसे मार कर लेके जाऊंगा इसे। इसे चंद्रप्रभा के सिवा और कोई नहीं पहन सकता। मैं चुनरी के पैसे जमा करके आया था। सारे पैसे लेकर चुनरी खरीदने जा रहा था। दिल अरमानों से फट रहा था, और तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी सगाई तय हो चुकी है। ये गुल्लक मैं कभी तोड़ नहीं पाया, क्योंकि तुम शादी करके चली गई और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए रंग उड़ गए। मैं हर साल होली के रंग खरीदता रहा,
पर कभी खेला नहीं। मुंबई आने के बाद पहला रंग मैंने तुम पर चढ़ाया था। इस गुलाल पर भी तुम्हारा हक है चंद्रप्रभा, क्योंकि मुझे रंगने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और हमेशा रही हो चंद्रप्रभा। याद है वो पिक्चर? तुम्हें बालकनी में बिठाकर पिक्चर दिखाने की जिद थी मेरी। बालकनी की टिकट लाया था मैं। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जब भी अकेलापन बोझ बन जाता है तो मैं ये गीत सुनता हूं। लगता है जैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ गया हो। याद है ये कानों की बाली तुम्हारे कान से गिर गई थी उस दिन जब तुमने रोते हुए मुझे अपने घर से चले जाने को कहा था। उस दिन से आज तक ये बाली ही मेरी जिंदगी का सहारा बन गया है। आज भी मैं जिंदगी की किसी भी सीढ़ी पर, किसी भी कामयाबी पर उस खिड़की से गुजरता हूं। मुझे पता है तुम वहां नहीं हो, फिर भी मैं सबसे पहले खबर तुम्हें ही देता हूं चंद्रप्रभा। अपनी दुनिया में जी रहा था पर एक खालीपन के साथ, क्योंकि तुम्हारी मौत का सदमा नहीं झेल पाया। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, यही कहीं आसपास हो और एक दिन जरूर वापस लौट कर आओगी। और इसे कहते हैं तकदीर। हम सालों बाद फिर से मिले तुम्हारे श्राद्ध के दिन, और मिले तो भी कहाँ, मेरी बीवी के आश्रम में। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत प्रेम किया है, पर बदले में मैंने उसे कभी प्रेम नहीं दिया। तुम्हारे जाने के सालों बाद मेरे सामने आई थी देवकी, तुम्हारी बेटी। उसे मैंने अपनी बहू बनाया। मैं भवानजी भा को दिखाना चाहता था कि जो सुख मैं तुम्हें दे सकता था वो मैं तुम्हारी बेटी को दे रहा हूं। वापस आ जाओ चंद्रप्रभा, तुम्हारी बेटी के लिए, देवकी के लिए, देवकी के सुख के लिए तुम वापस आ जाओ। मैं संसार छोड़ चुकी हूँ। छोड़ा हुआ संसार नहीं था, यातना थी, दुख था। तुम्हें सुखी देखूंगा तो मैं अपनी जिंदगी सुख से बिता पाऊंगा चंद्रप्रभा। बीता हुआ छूता हुआ हिसाब चुकता कर लो और चलिए आओ वापस अपने संसार में। देवकी के लिए, देवकी की खुशी के लिए, भगवानजी भा की खुशियों के लिए, और आई एम वीरानी की नहीं, उस ईश्वरीय की खुशी के लिए। चले आओ वापस चंद्रप्रभा।
बाहर आ जाओ। गुरुमा, प्रवचन का समय हो गया है। आती हूँ। मैं बाहर जाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे प्रवचन के बाद तुमसे मिलूंगा। अपना सामान बांधे रखना। मान से ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास, भगवान जी भा की बेटी बनाकर। तेजा सिंह जी का ईमेल आ गया है। उन्होंने लिखा है कि वो हमारे प्रेजेंटेशन और प्रोग्रेस दोनों से बहुत इम्प्रेस्ड है, और साथ में ये भी लिखा कि मेल रात को करने की क्या जरूरत थी। वैभव जी, क्या हुआ? कल रात में जल्दी सो गया था और तुम शायद सोने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मैं कुछ समझी नहीं। सुबह मम्मा आई थी किसी काम से और उन्होंने हमें देख लिया अलग अलग बिस्तर पे सोते हुए। मैं जानता था ये बात कभी ना कभी जाहिर होगी, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरह मम्मा को इस बात का पता चलेगा ये नहीं सोचा था। हम जानते हैं कि हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन मम्मा के लिए ये शादी एक हकीकत है। उनके सपने जुड़े हैं शादी के साथ। आज वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, गुस्सा भी थी, चिंतित भी थी और दुखी भी थी। रात में उनसे क्या कहा? मैं उनसे क्या कह पाता देख के? मुझे तो मौका ही नहीं मिला, और मौका मिलता भी तो मैं नहीं जानता मैं उनसे क्या कह पाता। मैं मम्मी जी को समझाऊंगी। Please, don't be so upset. मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा। मुझे तो फरियाद वैभव से। शादी से पहले ही मैंने उसे कहा कि शादी के बाद तुम एक लड़की की जिंदगी भर की सुख की जिम्मेदारी ले रहे हो। पति पत्नी अगर अपने अतीत को भुलाकर एक साथ ना आए तो वो अपना नया रिश्ता कभी कायम नहीं कर सकते। और वैभव ने तो सोच समझकर शादी की है। फिर भी आज जो मैंने देखा कि तुम दोनों एक ही कमरे में अजनबियों की तरह जी रहे हो, तो ऐसा लगा किसी ने मेरे दिल पर पहाड़ रख दिया हो। मम्मी जी, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं मैंने जो कुछ सोचकर वैभव जी के साथ शादी की थी वो ठीक वैसे ही है। हर कदम पर मेरी मदद करते हैं, मेरे बिना कुछ बताए
मेरी उलझन को समझ जाते हैं वो। तो मुझे बता, ये वैभव आज काउच पर क्यों सोया था? वो तो सिर्फ इसलिए मम्मी जी, क्योंकि मैं देर रात तक बिस्तर पर बैठकर काम कर रही थी, इसलिए मेरा काम पूरा होने तक वो काउच पर ही लेट गए। फिर मुझे भी नींद आ गई थी। एक्चुअली गलती मेरी ही थी मम्मी जी, मुझे ही वैभव जी को जगाकर उन्हें ठीक तरह से सो जाने को कहना चाहिए था, मगर देर हो गई इसलिए मैं भी भूल गई। मतलब तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मम्मी जी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपसे नहीं छुपाऊंगी। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच एक प्रॉब्लम है देवकी। तुम्हारा काम तुम्हारे शादी के आड़े आने लगा है। अगर शादी के 2 महीने बाद ही तुम दोनों काम में इतने उलझे रहोगे तो अपने रिश्ते को मजबूत कैसे बना पाओगे? तो मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम ऑफिस का काम घर नहीं लाओगे, और अगर लाई भी तो देर रात तक काम नहीं करोगे। प्रॉमिस। लेकिन आप भी एक प्रॉमिस कीजिए कि अब आप भी आंसू नहीं बहाएंगे। प्रॉमिस। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। मैं आश्रम होकर आती हूँ। जी मम्मी जी। बाबा, मैं जानती हूँ कि मैंने आज झूठ कहा है, पर मैं अपनी एक माँ को खो चुकी हूँ। अब अपनी दूसरी माँ को दुख पहुंचाकर उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने के सालों बाद मेरे सामने आई थी देवकी। देवकी तुम्हारी बेटी, उसे मैंने अपनी बहू बनाया। वापस आ जाओ चंद्रप्रभा, तुम्हारी बेटी के लिए, देवकी के लिए, देवकी के सुख के लिए तुम वापस आ जाओ। इन बीता हुआ छूता हुआ हिसाब चुकता कर लो और चली आओ वापस अपने संसार में। देवकी के लिए, देवकी की खुशी के लिए, भगवान जी भा की खुशियों के लिए, और आई एम वीरानी की नहीं, उस ईश्वरीय की खुशी के लिए। चले आओ वापस चंद्रप्रभा, चले आओ वापस। सत्संगी भाइयों और बहनों, आज का प्रवचन साध्वी जी ने कैंसिल कर दिया है। बाबा के आदेश से साध्वी जी 2 दिन के लिए मौन व्रत धारण कर रही हैं।